हेलो एवरीवन, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गया हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आउट हो चुका है 2026 फर्स्ट अग्निवीर वायु इनटेक 1 2026 का, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। और जो है इसके फॉर्म्स स्टार्ट होंगे 7 जनवरी से भरना स्टार्ट हो जाएगा और 25 जनवरी तक इसके फॉर्म आप भर सकते हैं। उसी की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या आपको मेडिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेडिकल डिफेक्ट्स जिससे आप दूर हो सकते हैं, एग्जामिनेशन से आप वंचित रह सकते हैं या वहां जाने से वंचित रह सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि एग्जाम कैसे होता है, इसका एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा है होता है और आपको कितने कितने मार्क्स पाने होते हैं। अभी रिजल्ट आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नोटिफिकेशन अग्निवीर वायु इनटेक 1 2026 रिलीज कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो गया है और होने के बाद आपको एग्जामिनेशन डेट भी दे दी गई है। एग्जामिनेशन डेट है 22 मार्च ऑनवर्ड्स, मतलब 22 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेपर कई सारे शिफ्ट्स में होते हैं। तो उस हिसाब से आपका पेपर किसी दिन भी पढ़ सकता है। मान लीजिए 22 को पढ़ेगा या फिर एक दिन बाद पढ़ेगा, एक हफ्ते बाद भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशन डेट दी गई है 22 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स। अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो फॉर्म भरने की जो डेट है दैट इज 7 जनवरी 2025, मतलब न्यू ईयर में 7 जनवरी 2025 से ही क्या होगा, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और अप टू 27 जनवरी 2025 तक आप भर पाएंगे। मतलब आपके पास करीब करीब 20 दिन का समय होगा फॉर्म भरने के लिए। और जरा बात करते हैं कि अग्निवीर वायु में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, राइट ना। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है और लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब अगर आप 1 जनवरी को भी आपका बर्थ हुआ है तो आप फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, या 1 जुलाई को हुआ है तब भी आप भर सकते हैं। मतलब ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है, इसी के अंदर आती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी नहीं आएगा, इसके 1 जनवरी 2005 को अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियरली समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है, क्या सर मैं ये फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। क्लियर हो गई बात। आगे बात करते हैं कि और एक चीज है कि इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। मतलब इनरोलमेंट, जिस दिन आपका इनरोलमेंट होगा उस दिन, डेट ऑफ इनरोलमेंट के दिन आपकी एज 21 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। इसमें साफ साफ लिखा है देन अपर एज लिमिट ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। जिस दिन आपका इनरोलमेंट होगा उस दिन आपकी डेट ऑफ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 21 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, राइट। क्लियर हो गई बात। अगर एक दिन भी ज्यादा होता है तो फिर आप वही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपका सारा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी जगह किसी और को मिल जाएगी, राइट। अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें, सिंपल है, मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो है क्या है कि मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं, राइट ना। तो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों दो है, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी भर सकते हैं और नॉन साइंस वाले भी भर सकते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश एज इट सब्जेक्ट। मतलब आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें, क्लास 12th तक, राइट ना। मैथमेटिक्स वाले बच्चे ज्यादातर इस फॉर्म को भरते हैं, राइट।
तो ये हो गया बात किसके लिए, साइंस बैकग्राउंड के लिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, मान लीजिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स हैं, तो एग्जाम पास होना चाहिए 12th का किसी भी में, बस आपका इंग्लिश में होना चाहिए 50% मार्क्स, राइट ना, विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मींस ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इतना समझ में आई बात, क्लियर है। अगर और बात करूं, आप किसी भी स्टेट, किसी भी जो है सेंट्रल बोर्ड से अगर पास है तो वो सब एलिजिबल है। डोमिसाइल कैटेगरी, आप डोमिसाइल वही है कि इंडिया के निवासी होने चाहिए, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज के ही निवासी होने चाहिए, बस। अब जरा मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिकल होता है यहाँ पे आपका, राइट ना, एसएसबी की जगह क्या होता है, फिजिकल होता है। तो अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो हाइट 152 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर सेम ही दी गई है। अगर आप नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया से आते हैं तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज 147 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, राइट ना, नो इश्यूज अबाउट द हाइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये सारा वेट, चेस्ट, हियरिंग, डेंटल एंड जनरल हेल्थ, इसके बारे में एक एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसके बारे में आपको एक एक चीज बताऊं तो हाइट एंड वेट का एक चार्ट दिया रहेगा, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आपकी हाइट कितनी है, वेट एंड हाइट का जरा बताता हूं। मान लीजिए आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो आपका वेट अप्रोक्सीमेटली 60 टू 62 केजी के आसपास होना चाहिए। इसके हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू बता रहा हूँ, बाकी एक चार्ट देगा नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होता है। अभी जैसे ही फॉर्म आएगा तो फुल एक पूरा आएगा, 100 पेज के आसपास का रहता है, उसमें पूरा दिया रहता है कि वेट एंड हाइट के हिसाब से कितना आपका वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए आप इस कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए 160 से 165 की कैटेगरी में आते हैं, इस सेंटीमीटर इतनी हाइट है आपकी, सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, तो आपका वेट 60 से 62 केजी के आसपास होना चाहिए। इसी तरीके से मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का ही होता है, वेट एंड हाइट का जो रेशियो है दैट शुड बी मेंटेन। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द गुड बीएमआई, बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, दैट शुड बी इन एप्रोप्रिएट रेंज, राइट। चलो, एप्रोप्रिएट रेंज के बाद अगर बात करें हम मेल कैंडिडेट्स के लिए, चेस्ट की बात करें तो दैट इज 77 सेंटीमीटर आपका सरकमफ्रेंस होना चाहिए चेस्ट का, राइट, और 5 सेंटीमीटर आप उसको एक्सपैंड कर पाए। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, राइट ना। हियरिंग के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, आप इवन स्मॉलेस्ट विस्पर भी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर पे सुन सकें, राइट ना, दोनों ईयर से, तो ईयर्स में कोई इशू नहीं होना चाहिए। डेंटल का जान लीजिए, 14 डेंटल पॉइंट्स होने ही होने चाहिए आपके, है ना, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, हेल्दी गम्स होने चाहिए। जनरल हेल्थ, बाकी आपके पास जनरल हेल्थ में दिया है, कैंडिडेट शुड बी फिट फॉर एयरफोर्स, मस्ट कंफर्म टू द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, राइट ना, लाइक नो कम्युनिकेबल डिसीज, राइट ना, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होनी चाहिए, कोई स्किन डिसीज नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। जनरल हेल्थ इज लाइक, अगर आपको कोई डिफेक्ट्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी जनरल हेल्थ ओवरऑल ठीक ही रहती है, तो उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। दिस इज गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दिस इज एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड दिस विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसीजर। जेंडर की बात करें, दैट इज no issues about the gender, any candidate if found to have predominant characteristics of opposite gender, for this is very simple, that if you are a male or a female candidate, you should not have some qualities or some hormonals of opposite gender or some other gender, or otherwise you will belong to the LGBTQ, right. So this is just for the male and female candidates, okay. Now body tattoo is no permanent body tattoo is allowed, right. So if you have a body tattoo, permanent body tattoo, then you are not eligible. Some minor body tattoos are reliable, right. However, tattoos only on inner face of the forearms, back part of the hand, reverse side of the palm, are tribals with tattoos are as per custom and traditions of their tribes may be considered, right. अगर मान लीजिए आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं और ट्राइबल कम्युनिटी में टैटूज का कल्चर होता है, दैट इज अ कल्चर, दिस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, सो उनके लिए वहां पर क्या होता है कि भाई अगर आप इस ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, एज अ कल्चर आपको बनवाना पड़ता है, कि आप बनवाते हैं, तो दैट इज परमिसिबल, राइट। अगर आप नॉर्मल होके शौक में बनवा लिए तो फिर वो परमिसिबल नहीं है।
बॉडी टैटू की बात हो गई, सबसे ज्यादा विजन का होता है भाई कि मुझे तो स्पेक्ट्स लगे हैं, अब मैं क्या करूं। तो देखिए एकदम साफ साफ दिया है 6/12 ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई, दिस इज द 6/6 ईच आई करेक्टेबल। करेक्टेबल मीन्स आप चश्मा लगाने के बाद, चश्मा क्या क्या हाइपरमेट्रोपिया प्लस 2.0 डायोप्टर तक अगर आपकी पावर है तो, मायोपिया है तो 1 डायोप्टर तक, और इंक्लूसिव प्लस माइनस 0.5 डी। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म में आपको स्फेरिकल ग्लासेस लगते हैं, राइट ना। तो ये तीनों ही केसेस में अगर आपकी ये पावर है, जैसे आप मान लीजिए 2 डायोप्टर का आपको ये लगा है, हाइपरमेट्रोपिया का पावर लगा हुआ है, और आपका प्लस माइनस 0.5 सिलेंड्रिकल ग्लास भी है, तो इतना चलेगा आपका, ये आपका चलेगा। कलर विजन CP2 होना चाहिए, CP सेकंड होना चाहिए, तो कलर कलर पॉइंट भी आपका यही होना चाहिए, तो एकदम एग्जैक्टली दिया रहता है, कोई डाउट नहीं है। कॉर्नियल सर्जरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, अगर आपकी सर्जरी वगैरह हो चुकी है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई का आप एकदम करेक्टली समझ लीजिए, ऑपरेशन वगैरह आपका आई का नहीं हुआ हो। छोटा मोटा पावर है, जैसे 0.5 डायोप्टर किसी का पावर है प्लस माइनस में, या 1 डायोप्टर है, तो उतना चलता है, देयर इज नो इशू अबाउट दैट, राइट। स्पेक्ट्स के साथ भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कंजम्पशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये तो सिंपल सी बात है भाई, आप ड्रग्स वगैरह ना लेते हो, कोई भी नारकोटिक से रिलेटेड कोई भी आपकी लत ना हो, ये सारी चीजें वैसे ही है, वहां पे टेस्टिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा, राइट ना। अगर कोई गलत संगत में आके इसमें इन्वॉल्व हो चुका है तो छोड़ भी देना चाहिए उसको, पहली सलाह मेरी यही है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो गलत जगह फंस गया है, गलत चीजों में इन्वॉल्व है, तो ही शुड टॉक अबाउट दिस टू देयर एल्डर्स, अपने एल्डर से बात करिए। और आपकी लत किसी चीज की लग जाती है ना, तो लत छुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी भी चीज की लत जो होती है एक बार अगर लग गई तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव, राइट। तो उसको छोड़ने का प्रयास करें, अपने आप से थोड़ा सा ईगोइस्टिक बने अपने प्रति, और ऐसी चीजों से दूर हो जाए, ये जनरल सलाह थी मेरी, किसी के लिए भी है, कोई जनरल ऐसी कोई बात नहीं है कि जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उन्हीं के लिए, कोई भी अगर कोई भी बच्चा जो भी इसको देख रहा है, अगर वो इन चीजों में किसी में भी लिप्त है तो ही शुड लीव एज सून एज पॉसिबल। अगर नहीं छूट रही है, देखिए आप क्या है ना, छुप छुप के लेना स्टार्ट करते हैं, कोई कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं, और फिर वो आपकी हैबिट में आ जाता है, तो हैबिट में आ जाता है, और फिर उसको छोड़ना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, तो उससे आपको बचना चाहिए, राइट। आप उसके लिए अगर मान लीजिए आपकी हैबिट में आ गया तो आप बात करिए, अपने से बड़ों से बात करिए, और किसी की हेल्प से छोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। चलिए, और टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, अगर अब मैं थोड़ा सा बात करूं, सिर्फ जॉब की बात करता हूं, तो जॉब की बात यही है कि भाई ये 4 साल का जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको, फर्स्ट ईयर में पूरा दिया गया 30,000 टोटल आपका जो है सैलरी होता है, 21,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलता है, इन हैंड 21,000 मिलता है। 9,000 आपका ये कॉर्पस फंड्स में कट जाता है, कॉर्पस फंड्स में, जो कि आप रिटायर जैसे ही होंगे, मतलब 4 इयर्स के बाद आपको जो कॉर्पस फंड मिलेगा उसके साथ इसमें इंटरेस्ट ऐड होके मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, सेकेंड ईयर में 23,100 रुपीज, थर्ड ईयर में 25,550, एंड फोर्थ ईयर में 28,000। दिस इज द सैलरी पर मंथ सैलरी, राइट, जो आपको 4 साल मिलने वाली है। एंड आफ्टर एग्जिट ऑफ फोर्स अप्रोक्सीमेटली 10.04 lakhs ऑफ सेवा निधि पैकेज, एब्सोल्यूट अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, राइट। तो आपको ये सब मिलता है वहां पे, ये जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट को आप सर्व करेंगे, तो उसके जब आप गवर्नमेंट को सर्व करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सर्व करेगी, तो ये वही चीज है, राइट। चलो थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं, और इसमें अगर मैं बात करूं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की, इसका जरा ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, मैं पेपर पैटर्न की बात करूंगा, इसमें आपको बताऊंगा क्या टेस्ट होने वाले हैं, और आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है। अगर मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं तो आप जरा ध्यान रखिएगा, जो भी आपका टेस्ट होता है, total duration of online test should be 60 minutes and paper compromises of 3 subjects, that is physics, maths and English, right। एंड अगर आप देखें इन टोटल में आपके 70 क्वेश्चंस आते हैं, कितने, 70 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इन तीनों को मिला के आई थिंक 25 25 एंड 20 इसी तरह से होता है, 25 प्लस 25 प्लस 20, तीनों सब्जेक्ट्स का यही है, 25 फिजिक्स, 25 मैथमेटिक्स एंड 20 फ्रॉम इंग्लिश, एंड टोटल 70 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन यू गेट 1 मार्क्स, राइट।
एंड 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। सो अगर आप इसकी बात करते हैं, जरा ध्यान रखिएगा इन सब में, और अगर आप 11th प्लस 12th की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कवर करके जाते हैं, physics and mathematics, basic mathematics, you don't have to go so deep that you are not preparing for JEE, right? You have to prepare the just the formulas and how to apply these formulas into the questions, तो आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो 25 25 एंड 20 का पैटर्न होता है। अगर मैं इस बार के कट ऑफ की बात करूं, इस बार अभी रिजल्ट आया है रिसेंट में ही, तो कट ऑफ इज 37 मार्क्स, 37 मार्क्स कट ऑफ गई है 70 मार्क्स में। मतलब आपको कितना पाना है, 40 पाना है। आप 40 समझ के रखिए, 37 गई, राइट? तो 40 मार्क्स का अगर आपका टारगेट है तीनों मिला के, तो अगर आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको 40 मार्क्स का कम से कम टारगेट लेके चलना ही है, राइट? इतना समझ में आया? 0.25 marks shall be conducted, means negative marking is 1/4 not 1/3, okay? So negative marking is 1/4, right? This is the paper pattern and you have to solve these questions in 1 hour, okay? Admit card will be released now. The second thing is physical fitness test, right? Physical fitness test, you have to run 1.6 kilometer run, and for male candidates within 7 minutes, for female candidates within 8 minutes, मीन्स 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में। ये आपका क्या है, फिजिकल टेस्ट 1 है। फिजिकल टेस्ट 2 में क्या है, 10 पुशअप्स करने हैं 1 मिनट में, 10 सिटअप्स करने हैं 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स करने हैं 1 मिनट में, राइट? और फीमेल के लिए 10 सिटअप्स है 1 मिनट 30 सेकंड में, 15 स्क्वाट्स है 1 मिनट में, राइट ना? तो ये आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है 1 एंड 2, राइट? इसके बाद आया आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, ये सब फिजिकल टेस्ट ही है। जब आप वहां जाते हैं तो आपका पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है, ये सारे मेडिकल चेकअप्स होंगे आपके। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मान लीजिए पहले से, तो देखिए ये चेकअप दिए गए हैं, आप एक बार डॉक्टर से मिलके चेकअप करा सकते हैं अपना। जैसे क्या है, ब्लड हेमोग्राम, HB, TLC, DLC, प्लेटलेट्स, राइट ना? दिस इज बेसिकली HbA1c रिपोर्ट, राइट? यूरिन एग्जामिनेशन, biochemistry, that is blood sugar, serum cholesterol, kidney test, that is RFT and LFT. RFT is renal function test and LFT is liver function test, right? These are the two tests जो आप करा सकते हैं। पहले रेडियोग्राफ चेस्ट का करा सकते हैं आप, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस करा सकते हैं, ECG करा सकते हैं, एनी अदर इन्वेस्टिगेशन डीम्ड नेसेसरी बाय द, वो तो ये दिया कि इन सब के बाद भी अगर कोई आप में कोई कमी लगती है तो फिर वो जो टेस्टिंग ऑफिसर है वो आपका और टेस्ट करा सकता है। बाकी मेजर यही टेस्ट आपके वहां पे होते हैं, राइट? तो ये था पूरा प्रोसीजर जहां पे हम बात किया कि अभी नोटिफिकेशन आया है, एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न क्या होगा, मेडिकल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, आप मेडिकली फिट है कि नहीं, तो ये सारी बात हो गई इस पे। और अगर मैं बात करूं कि फॉर्म कैसे भरेंगे, तो जैसे ही फॉर्म आता है वैसे इसमें दिया गया हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है और फॉर्म भर सकते हैं आप। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन जैसे ही फॉर्म आता है, ओपन होता है, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कैसे फॉर्म आप भर सकते हैं, उसको आप देखिएगा। कोई इशू होता है अभी तक इससे रिगार्डिंग, कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं, और बेझिझक आप पूछिए, नंबर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स की, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैच रनिंग है, न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, न्यू बैच की जल्दी ही इंफॉर्मेशन आने वाली है और बहुत मिनिमम प्राइस में आपकी नई इंफॉर्मेशन आने वाली है, राइट? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड बाय।